हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का कोई चैप्टर रिवाइज नहीं करने वाले हैं, ना ही ये कोई वन शॉट वीडियो है और ना ही कोई साइंस के चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक लेने वाले हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में सीबीएसई ने जो अपनी वेबसाइट पर सैम्पल पेपर डाला है साइंस का टर्म 2 के लिए, उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ 4 एलिमेंट। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये जो 4 एलिमेंट है ना, इनके नाम नहीं दिए हैं बल्कि कुछ सिंबल्स डाल दिए गए हैं, P, Q, R और S। तो ये जो P, Q, R, S हैं, ये 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। इन सभी एलिमेंट के लिए कन्फिग्यूरेशन लिखी हुई है। P एलिमेंट के लिए कन्फिग्यूरेशन दी है 2 और 6। तो आप सोचिए कौन सा एलिमेंट हो सकता है ये? ऑक्सीजन, ठीक है। Q के लिए क्या कन्फिग्रेशन दी है? 281, इसका मतलब सोडियम। R के लिए कन्फिग्रेशन क्या दी हुई है? 287, इसका मतलब 2 और 8 10 प्लस 7 मतलब 17, और 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन। लास्ट दिया हुआ है S के लिए कन्फिग्रेशन कितनी है? 2 8 10 प्लस 8 18, और 18 किसका होता है? आर्गन का। तो ये जो 4 एलिमेंट दिए हुए हैं ना, इन चारों एलिमेंट की कन्फिग्रेशन आपको दी हुई है, जिससे कि आपको कुछ हिंट मिल सके। और हिंट कैसे मिलेगा? उसके लिए इनका आपको एलिमेंट सोचना होगा। P के लिए O, Q मतलब सोडियम, R मतलब क्लोरीन, S मतलब आर्गन। और ये एलिमेंट कैसे पता चले हमें? कन्फिग्रेशन के बेस पे, और कन्फिग्रेशन एज अ हिंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कौन से ये एलिमेंट है। यहां तक हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट, अब इसमें 2 क्वेश्चन आपसे अराइज किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कौन सा एलिमेंट है जो फॉर्म करेगा कोवलेंट बॉन्ड को विद द कार्बन। जो 4 एलिमेंट है ना, जो हमने अभी मालूम किए हैं, इन चारों एलिमेंट में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड जनरेट हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो यहां से भी हमें नॉन मेटल सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि नॉन मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है तभी हम क्या बोलते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड बनता है, और कोवलेंट कंपाउंड में ही कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको एक और हिंट दिया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड किस तरह के कंपाउंड में बनता है, पहले आपको यह चीज याद आ जानी चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है कोवलेंट कंपाउंड में, और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? नॉन मेटल के मिलने से, ठीक है। तो एक नॉन मेटल तो आपको दिया हुआ है, और वो क्या है? कार्बन, ठीक है। अब दूसरा नॉन मेटल आपको इन चारों में से सेलेक्ट करना है। ये नॉन मेटल नहीं है, ठीक है, इसकी शेल वैसे ही कंप्लीट है, इसको भी साइड कर देते हैं। अब बचता है कि आपके पास ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा है? क्लोरीन। ऑक्सीजन के लिए सिंबल क्या है? P, और क्लोरीन के लिए सिंबल क्या है? R। क्लियर? तो कार्बन या तो P से बॉन्ड बनाएगा और या फिर R से बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? तो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसमें आपको कौन से 2 एलिमेंट का सिंबल डालना होगा? P और R। क्लियर? तो ये 2 एलिमेंट हैं जिनके साथ कार्बन जुड़ेगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और लास्ट में फाइनली हम क्या बोलेंगे? कौन सा कंपाउंड बना है? कोवलेंट कंपाउंड बन गया है। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कार्बन रिएक्ट विद द एलिमेंट्स। कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ? एलिमेंट के साथ, टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। लेकिन रीजन देना है, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा नंबरिंग में पाए जाते हैं, है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर हमारी वन शॉट वीडियो भी जा चुकी है, आपने उसको देखा भी होगा। वहां भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, या कार्बन की जो नंबरिंग है उनकी वैलेंसी को लेकर भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो उसको भी आपने चेक किया होगा। दोनों ही वीडियो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा नंबरिंग में क्यों पाए जाते हैं। उसके बेसिक 2 पॉइंट होते हैं, 2 कारण होते हैं, ठीक है। अब वो 2 कारण क्या है? नंबर फर्स्ट, टेट्रावैलेंसी, या टेट्रावैलेंट कैरेक्टर भी कह सकते हैं आप, टेट्रावैलेंट कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी मतलब 4 का इंडिकेशन, है ना। कार्बन होता है 14th ग्रुप का मेंबर। पता कैसे करते हैं कि कार्बन जो एलिमेंट है ना, उसकी कन्फिग्रेशन करिए आप 2,4,
तो जिसके लास्ट में, जिस एलिमेंट के लास्ट में 4 आता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, +10 करना होता है, ठीक है। और ये +10 करने वाला रूल कहां से लागू होता है, 3 से, ठीक है। 1 और 2 वाले में ऐसा नहीं करते हैं, 3 से स्टार्टिंग हो जाती है इस वाले रूल की, ठीक है। तो कार्बन के अंदर जब हम कन्फिग्रेशन चेक करते हैं तो वहां पे लास्ट में 4 आता है, +10 करते हैं तो 14 आ जाता है। इसका मतलब कार्बन 14 ग्रुप का मेंबर है और 14 ग्रुप के सारे ही सदस्य क्या करते हैं, टेट्रावैलेंसी कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब 4 से जुड़ने की क्षमता। तो एक कारण तो ये हुआ कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा नंबरिंग में पाए जाते हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन खुद से जुड़ता रहता है और एक लंबी चेन बना सकता है, कार्बन 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 कार्बन, इसलिए क्या है, बहुत लंबी चेन बन जाती है। तो कैटिनेशन एक वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन खुद से जुड़ता चला जाता है और एक लंबी चेन बना लेता है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, जिसमें हम कार्बन का जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंट कैरेक्टर, ये 2 रीजन आपको यहां पर बताने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में। तो जब आप इतना काम करेंगे प्योरली तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं। इन दोनों पार्ट को समझने से पहले आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए कि भाई एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, ठीक। इस पीरियोडिक टेबल में करीब 4 पीरियड आपको दिखाए जा रहे हैं, है ना। इन चारों पीरियड के अंदर कुछ ब्लॉक के अंदर कुछ सिंबल्स डले हुए हैं, 3 तरह के सिंबल डले हुए हैं यहां पर। ये W है, ये Y है और ये Z है, ठीक। अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बात तुरंत से याद आ जानी चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड वाला होता है वो नॉन मेटल्स का एरिया होता है और जो लेफ्ट साइड होती हैं वो मेटल्स होती हैं। ये आप सिंपल शॉर्ट में बोलिए, मेटल्स उल्टे हाथ की तरफ होती हैं और नॉन मेटल राइट साइड में होती है। नॉन मेटल का नंबरिंग वैसे भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो इतना आपको बेसिक सा याद आ जाना चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है। नंबर 1, विच एलिमेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, कौन से एलिमेंट है जो आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में भी कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जो नॉन मेटल मिलकर रिएक्शन करते हैं ना, तो जो रिजल्ट में कंपाउंड जनरेट होता है उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्शन करती हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और उनके बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कंपाउंड को बनाने के लिए W का तो हम यूज नहीं कर सकते, इधर तो क्या है, सारी मेटल्स है ना। तो ये जो Y और Z है, ये वो 2 एलिमेंट हैं इस पीरियोडिक टेबल जो दी हुई है ना, इसमें से। तो Y और Z ये वो 2 एलिमेंट है जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, W इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि विच एलिमेंट रिएक्ट टुगेदर, कौन तीनों में से, है ना, कौन से एलिमेंट है जो आपस में रिएक्शन करेंगे और कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो आपको आंसर क्या डालना होगा यहां पर, Y और Z, Y और Z, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बिटवीन 2 एलिमेंट। ये लाइन को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है ना, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो सैंपल पेपर है उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज CBSE की आप साइट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो बिटवीन 2 एलिमेंट्स W एंड Z, ये W जो है और ये जो Z है, याद रखिएगा इसकी बात चल रही है और इसकी बात चल रही है ना सेकंड पार्ट के लिए। तो बिटवीन 2 एलिमेंट W एंड Z विच हैव लार्ज एटॉमिक रेडियस एंड Y, है ना, किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, साइज किसका बड़ा है। तो आप सबसे पहले मेटल्स की लिस्ट में, है ना, जैसे कि आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अब उसमें एक टॉपिक आता है चैप्टर के लास्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। तो अब आप सोचिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के बारे में, है ना, कि भाई ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उनमें से एक प्रॉपर्टी साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम में कैसे चेंज होता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मेटल्स का भी सोचिए और नॉन मेटल का भी। तो जैसे ही आपके ब्रेन में आंसर आएगा ना कि हाँ भाई किस तरह चेंज हो रहा है, तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में ये बोलता हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे तो
सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। वो आपको आज के इस पेपर को सॉल्व करने के दौरान भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको रिवाइज कराता हूं एक बार। ये जो W है ना, ये मेटल वाले सेक्शन में, और मेटल की तरफ क्या होता है, इस तरीके से साइज लगातार इंक्रीज होता है ना। साइज लगातार कैसे होता है, बढ़ता है। ये मेटल्स का केस है। अगर आप नॉन मेटल्स का केस देखते हैं तो वहां पर भी ये वाला प्रोसेस सेम चलता है। तो टॉप से बॉटम की तरफ आने पर, चाहे मेटल की बात की जाए या नॉन मेटल की, तो एटम का साइज लगातार बढ़ता है। साइज मतलब कि रेडियस, क्योंकि यहां पर इन्होंने एटॉमिक रेडियस करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो एटम का साइज लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, डब्ल्यू वाले कॉलम में भी, डब्ल्यू वाले ग्रुप में भी, और जेड वाले ग्रुप में भी, और वाई वाले ग्रुप में भी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, वाई को तो हाईलाइट नहीं कर रहा है, डब्ल्यू और जेड के बीच में आपसे कंपैरिजन करवा रहा है ना, कि भाई किसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा से मतलब एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा तो साइज बड़ा होगा। ठीक है, अब आप सोचिए डब्ल्यू की जो पीरियड वाला सेक्शन है ना, उससे ऊपर की तरफ है जेड। मानकर चलिए जेड इधर है और डब्ल्यू आपका इधर की तरफ है, तो एटॉमिक साइज किसका बड़ा हुआ, डब्ल्यू का ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सेकंड पार्ट के लिए, W। यहां पर जो एक सिंबल दिया हुआ है W, तो उसका साइज बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन जेड सिंबल के। ठीक है, रीजन में क्या डालना है आपको, कि किसी भी ग्रुप में, चाहे वो मेटल्स हो या वो नॉन मेटल्स हो, टॉप से बॉटम की तरफ आने पर लगातार साइज इंक्रीज होता है। और क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स लगातार बढ़ती जाती हैं, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है, जिसकी वजह से सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगती है वो लगातार कमजोर पड़ती चली जाती है। ठीक है, और रिजल्ट्स में साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे दो पार्ट पूछे जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि भाई ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज फीमेल गैमेट। ये मेल और फीमेल के लिए सिंबल आप यूज करते हैं। ठीक है, आप भी एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब वो रास्ता बताना है आपको, एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते को मेल गैमेट फॉलो करता है और फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। क्वेश्चन की लाइन सुनने के बाद आपको चैप्टर क्लियर हो गया है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, वहां पर जो डायग्राम था ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आपने उसकी स्टडी की होगी, अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी किया होगा, तो आपको याद आ रहा होगा कि यहां पर एक ट्रैक था, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जब हम एग फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, कि ओवरी से एग रिलीज होता है, तो पाथवे थोड़ा उल्टा बोलते हैं ना, अलग तरीके से लिखा जाता है कि भाई ओवरी से एग रिलीज हुआ, फिम्ब्राई ने उसको कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद वो कहां पर पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में, वहां वेट करता है, स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है, उसके बाद फिर वो आगे की स्टेज दिखाते हैं, यूट्रस तक पहुंचते हैं। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है आपसे ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमेट, उस रास्ते को आपको मेंशन करना है जो मेल गैमेट फॉलो करता है, जिससे कि वो पहुंच सके फीमेल गैमेट तक। तो आपको यहां पर कुछ स्टेप्स लिखने होंगे। फर्स्ट में आप डालिएगा वेजाइना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे यूट्रस। ठीक है, और नेक्स्ट ओविडक्ट डाल सकते हैं या फैलोपियन ट्यूब, एक ही बात है, ओविडक्ट। ठीक है, तो ये वो पाथवे है जिस रास्ते से स्पर्म एंटर करता है। तो पहले वेजाइना को क्रॉस करना होगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट यूट्रस का एरिया आएगा, यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब आएंगी, मतलब ओविडक्ट, जहां पर वो एग के साथ फर्टिलाइज हो पाएगा। ठीक है, और जाइगोट बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है स्टेट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जाइगोट। इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, क्या टर्म इससे जुड़ी हुई है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। देखिए, हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हैप्लॉइड का मतलब है 23 क्रोमोसोम। अगर हम जैसे बात करते हैं स्पर्म की या एग की, क्योंकि स्पर्म और एग एग्जाम्पल है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की, उनमें सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का, क्योंकि 23 क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से। लेकिन जब आप बात करते हैं डिप्लॉइड की, तो डिप्लॉइड का मतलब क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम।
ठीक है, या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि जाइगोट बनता कब है? जब स्पर्म और एग मिक्स होते हैं। ठीक है, जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग के साथ, तब हम उसको बोलते हैं कि भाई एक स्ट्रक्चर बनकर आ रही है जिसको हम जाइगोट का नाम देते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम, या फिर आप लिख सकते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम। तो इसमें अगर सेट की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन सेट को लेकर पूछा गया है ना, कि स्टेट द नंबर ऑफ सेट, तो आप क्या बोलेंगे? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक, या पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और साइड में ये भी लिख दीजिएगा 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया है? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राजेश, सुरेश, कोई भी नाम आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो राजेश ऑब्जर्व ए पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक मास ऑन ब्रेड। ब्रेड पर एक ग्रीनिश कलर का पैच बना हुआ है, ग्रीन ब्लैक, है ना। तो इस तरह का एक पैच बन गया है। मतलब आपको लाइन सुनने के बाद ही आंसर याद आ गया होगा कि भाई ब्रेड पर फंगस लग गई है। फंगस मतलब फंजाई भी बोलते हैं उसको। तो ये जो फंजाई होती है ना, ये स्पेशली 2 कैटेगरी में बटी होती है। 10th लेवल में हालांकि ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, पर फिर भी तो फंजाई 2 कैटेगरी में होती है, लोअर फंजाई और हायर फंजाई। हायर फंजाई तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो हम सब यूज़ भी करते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसमें एग्जाम्पल है अगेरिकस कंपेस्ट्रिस। ये साइंटिफिक नेम है, सिंपल भाषा में इसको मशरूम कहा जाता है। ठीक है, यूज़ करना भी चाहिए। बाकी जो लोअर फंजाई है ना, तो लोअर फंजाई में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा राइजोपस, तो उसी का जिक्र किया गया है। उस टॉपिक को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। राजेश ऑब्जर्व अ ब्लैक ग्रीन पैच या मास ऑन अ ब्रेड। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है? ये तो एक लाइन दे दी है कि भाई आप इस लाइन को सुनने के बाद इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में सोचिए। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज किया, नेम ऑर्गेनिज्म फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली बात तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिस्ट में आएगा, क्योंकि जो राइजोबस होता है ना, जो फंगस होती हैं स्पेशली, तो लोअर फंजाई जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? राइजोबस। ठीक है, अब इस राइजोबस के अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हमने एक काफी डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, आपने उसको देखा भी होगा, अदरवाइज उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप टाइम मिलेगा तो उसको चेक करना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूं, फिशन, बडिंग, रीजनरेशन, है ना। इसी तरह से एक नाम आया था स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान आ रहा है, राइजोपस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बात ठीक है, पर कौन से टाइप वाला यहां पर देखा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो आप नाम क्या लिखेंगे? स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें छोटे छोटे से स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियम वाल के जरिए वो कवर रहते हैं, एक तरह से बंधे रहते हैं, है ना। और जैसे ही उनका नंबरिंग ज्यादा होता है तो ये स्पोरेंजियम जो वॉल होती है ब्रेक हो जाती है और स्पोर्स जो है आसपास पहुंच जाते हैं, जहां भी उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, और वहीं पर वो एक नई राइजोपस को जनरेट कर देते हैं। ये तरीका था उसका। ठीक है, तो राइजोपस तो एग्जैक्ट वो नाम हुआ ऑर्गेनिज्म के लिए। आगे इसमें कहा गया कि इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह वो क्या है, वो आपने बता दिया भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए जो होता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है नेम इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके एग्जैक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम भी बताना है। जो फंजाई होती है ना, अगर आप फंजाई की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो वहां पर एक नाम आता है हाइफा, हाइफल सेल बोलते हैं बल्कि उसको। ठीक है, तो हाइफल सेल के बेसिस पर ये पूरी स्ट्रक्चर बनी होती है। तो हाइफा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बल्कि आप इसमें स्पोर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप हाइफा को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हाइफल सेल या हाइफा एक वो पार्ट है जिसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहे हैं, जिसके बेसिस पर आगे नई नई फॉर्मेशन देखी जाती हैं, या सीधा सीधा आप बोलिए कि नया राइजोपस जनरेट हो जाता है। तो आप स्पोर भी डाल सकते हैं और हाइफल सेल भी डाल सकते हैं, या हाइफा एक पार्ट। ठीक,
ठीक है, हाइफा। तो हाइफा एक वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके जरिए ये रिप्रोड्यूस होता है या एक नए राइजोमस को जनरेट करता है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया, आप स्पोर भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खत्म हुआ। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि आपके पेपर में इंटरनल चॉइस भी आएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप फर्स्ट वाला पार्ट कर सकते हैं या फिर सेकंड वाला कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर और लिख दिया है। पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन अ 2 फील्ड। मस्टर्ड को 2 अलग अलग फील्ड में ग्रो किया गया, फील्ड ए और फील्ड बी में। फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन कलर सीड। जो ए फील्ड वाली मस्टर्ड है वो ब्राउन कलर के सीड दिखाती है। फील्ड बी में मस्टर्ड ग्रो होगी तो वहां पर जो सीड्स होंगे वो येलो कलर है। ठीक है, ए वाले में ए वाले के जरिए ब्राउन कलर और बी वाले के जरिए येलो कलर्ड सीड। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन की लाइन हुई। अब पूछना क्या चाह रहा है इसमें, इट ऑब्जर्व इन ए ऑफस्प्रिंग शोज पेरेंटल ट्रेट। तो जो फील्ड ए है ना, वहां पर जो भी ऑफस्प्रिंग देखी जा रही है, जो भी रिजल्ट देखा जा रहा है, उसमें पेरेंटल ट्रेट देखा गया। ठीक है, वेयर एज जबकि बी वाली जो फील्ड है वहां पे ज्यादातर जो ऑफस्प्रिंग वो क्या शो कर रही है, वेरिएशन शो कर रही है। अब आप एक बात सोचिए, वेरिएशन कब आता है? जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तब हमेशा वेरिएशन नहीं आता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं सेम ही कैरेक्टर आने के, पेरेंट वाले ही कैरेक्टर वहां पर देखे जाते हैं। तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन का केस है फर्स्ट में, और सेकंड वाले में, सेकंड से मतलब मेरा कि बी वाली जो फील्ड है, जो बी फील्ड है जिसमें मस्टर्ड को आपने ग्रो किया और जो वहां पे येलो सीड देखे जा रहे हैं, तो उस केस में बी फील्ड के अंदर वेरिएशन के चांसेस होंगे और जो ज्यादा देखे जा रहे हैं उसी को लेकर यहां पर क्वेश्चन पूछा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये 2 पॉइंट्स आपको यहां पर हाईलाइट करने होंगे। ए फील्ड के रेस्पेक्ट में सेल्फ पॉलिनेशन, इसलिए पेरेंटल ट्रेट उनमें देखे जा रहे हैं, लेकिन जो बी फील्ड है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का पैटर्न है, जिसकी वजह से वहां पर जो ऑफस्प्रिंग है उसमें वेरिएशन देखे जा रहे हैं, नए नए कैरेक्टर्स में बदलाव देखा जा रहा है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ए के रिस्पेक्ट में आप क्या लिखेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, और बी के रिस्पेक्ट में क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए आप इसमें जो यहां पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 5th में ही आपको बोला गया कि या तो आप फर्स्ट में या तो 5th में स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर 5th में ही जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है उसको यूज कर सकते हैं। समझ लेते हैं इसको भी। इन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, इफ अ ट्रेट X exists in a 5% of a population and trait Y in a 70% of population, same population, ठीक है, which of two have arisen earlier? मैं आपको समझा देता हूं। कोई एक पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन में भाई कैरेक्टर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन में कोई एक कैरेक्टर जिसको X कैरेक्टर कहा गया है वो 5% देखा गया, और कोई दूसरा कैरेक्टर वो Y कैरेक्टर है उसको हम 70% पॉपुलेशन में देख रहे हैं। जो पॉपुलेशन थी उसके 70% जो ऑर्गेनिज्म है, 70% ऑर्गेनिज्म में Y कैरेक्टर है, और X कैरेक्टर सिर्फ 5% में। तो X और Y में से कौन सा कैरेक्टर पहले आया होगा वो चीज आपको बतानी है। तो आप सिंपल है, आसानी से समझ गए होंगे, आंसर है Y। लेकिन क्यों है Y? देखिए जो असेक्सुअल है ना, यहां पर हमारे लिए जो हिंट है वो ये वर्ड है। पहली बात तो ये, असेक्सुअल जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसमें वेरिएशन आता नहीं है ना, सेम पैटर्न चलता रहता है। जैसे कि आप हाइड्रा को ले सकते हैं, अमीबा को ले सकते हैं, जो पेरेंटल बॉडी है उसी में या तो डिवीजन के बेसिस पे या फिर उसमें कोई आउटग्रोथ वगैरह होती है और एक नई बॉडी का जन्म हो जाता है। इस तरह से नए ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं, तो सेम कैरेक्टर चलता है। तो डोमिनेंसी, ठीक है, तो डोमिनेंसी क्या होगी? सेम वाली होगी। तो ज्यादा पॉपुलेशन में जो ज्यादा कैरेक्टर देखा जा रहा है, जो पॉपुलेशन में ज्यादा कैरेक्टर है, जो डोमिनेंसी पार्ट दिखा रहा है, ज्यादा नंबरिंग में आ रहा है, तो वो क्या है हमारे पास? जो अर्लियर कैरेक्टर होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से या सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वजह से स्लाइटली वेरिएशन आता है, तो उसकी परसेंटेज बहुत कम रहती है, ठीक है, और वो कौन सा है? एक्स कैरेक्टर। क्लियर? तो पहले कौन सा आया होगा? वाई कैरेक्टर, उसके बाद में थोड़ा बहुत जो देखा जा रहा है वो
एक्स वाला कैरेक्टर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए 6 क्वेश्चन में भी आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, और दोनों ही क्वेश्चन आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है उसमें से लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक डायग्राम दिया हुआ है, एक मोटर दी हुई है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है ना। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिलेगा सैम्पल पेपर का, आपको उसमें पूरा क्वेश्चन मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक मोटर की स्ट्रक्चर दी हुई है। सबसे पहली बात, मोटर की स्ट्रक्चर है, पता कैसे चल रहा है कि भाई यहाँ पर बैटरी दी है ना, ये बी सिंबल किसका इंडिकेशन दे रहा है, बैटरी का। ठीक है, तो एक बैटरी एक एज अ सोर्स जो पावर प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है ना। अब आपको पता है ये जो करंट फ्लो कर रहा है एक आर्मेचर, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर, एक कॉइल। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर ये दो चीजें क्या हैं, ये पोल्स हैं। जैसे कि आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, इस इलेक्ट्रिक मोटर में जो फ्लेमिंग का रूल अप्लाई होता है, वो रूल आपको याद आना चाहिए। कौन सा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, लेफ्ट होता है या राइट। तो आप सिंपल है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर में लेफ्ट हैंड रूल है ना, जो किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। तो लेफ्ट हैंड रूल आपको अप्लाई करना है, और फ्लेमिंग के अगर लेफ्ट हैंड रूल को आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रोसीड कर रही हैं, और बीच में आपने किसी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को, आर्मेचर को प्लेस किया हुआ है, जिससे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स जनरेट होगी, है ना, जो रोटेशन होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए बी। तो जो ए बी पर फोर्स अप्लाई होगी वो कैसे अप्लाई होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बी पार्ट, व्हाई डज करंट इन अ आर्म बीसी, जो बीसी पार्ट है, ये बीसी पार्ट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इस कॉइल को रोटेट करने में। पर ऐसा क्यों, वो इसीलिए क्योंकि ये जो बीसी करंट है, जो करंट की डायरेक्शन है बीसी वाले पार्ट में, वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, इसीलिए ये इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कॉइल के रोटेशन में। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको आंसर डालना है, भाई फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब हम अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को, है ना, जनरेटर नहीं, मोटर को, तो पता चलता है कि भाई फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है, स्पेशली ए बी वाले पार्ट में, जो यहां पर पूछा भी गया। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 6 क्वेश्चन में कि आप या तो ये वाला पार्ट कर सकते हैं या फिर ये और भी इजी है। यहां पर आपको एक डायग्राम बना मिलेगा, सॉलिनॉइड की शेप है, मालूम है आपको, कंडक्टर 3 तरह की पॉसिबिलिटी दिखाता है, स्ट्रेट वायर कंडक्टर, लूप वायर कंडक्टर और सॉलिनॉइड, जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो सॉलिनॉइड की शेप है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर दिखाई हुई हैं साइड में। ठीक है, इसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से है। ठीक, ये एरो वगैरह यहाँ पे सब आपको ध्यान से देखना है। ये बैटरी लगी हुई है, इसको आप बी सिंबल डाल दीजिए, बैटरी। पूछा क्या जा रहा है, वेयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होंगी। जैसे मान लीजिए हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट आप इसमें यहां पर मान लीजिए। ठीक, तो जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड के जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, तो एक्सट्रीम एंड्स मतलब ये बाउंड्री पार्ट जो है, ये जो किनारा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन इस पॉइंट के या इस वाले पॉइंट के। ठीक है, तो पोल्स जो होते हैं ना, क्योंकि अभी यहां पर जब करंट पास करेंगे ना आप सोलेनॉइड से, तो यहां पर क्या होता है, एक फील्ड बन जाती है, एक आवरण बन जाता है, एक एरिया बन जाता है, जो एरिया बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से बना है। तो मैक्सिमम पावर कहां देखने को मिलेगी, इस सोलेनॉइड के एक्सट्रीम एंड्स पर। ठीक है, तो वेयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर होंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक, आप पॉइंट्स लगा के भी हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट हैपन्स इफ करंट इज रिवर्स्ड, अगर आप करंट को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उल्टा हो जाएंगी। भाई करंट अभी फिलहाल ऐसे चल रहा है, तो इस तरह से पैटर्न दिखाया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो भी रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसीलिए। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। DDT was sprayed in lake to regulate the breeding of mosquitoes. How would it affect trophic level in the following food chain associated with the lake? देखिए, ये आपको एक फूड चेन दी हुई है ना, एक्वेटिक सिस्टम से रिलेटेड। अब इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।
एक तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, ठीक है। तो DDT वाज स्प्रेड किसी लेक में मच्छर की जो ब्रीडिंग पैटर्न होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, मॉस्किटोज का जो ब्रीडिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए DDT का स्प्रे कराया गया, ठीक है, लेक में। अब उस लेक के लिए जो फूड चेन दी हुई है वो देखिए क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये वर्ड कंफ्यूज करने के लिए आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्वेटिक एनवायरनमेंट, प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश और हॉक, ठीक है, लार्जेस्ट टॉप लेवल पर जो दिया हुआ है। तो मच्छर की ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपने DDT को तो स्प्रे करा दिया। DDT की क्या फुल फॉर्म होती है ये आपको मालूम हो गई। लेकिन अब बात यह कि DDT क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो माइक्रोबियल एक्शन के बेसिस पर डिग्रेड नहीं होता है बल्कि और एक्यूमुलेट होता रहता है फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। और जो टॉप लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, या टॉप कार्निवोर्स या कुछ भी इस तरह से नाम बोल रहे हैं, तो उसमें वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको उसी में मिलेगी। क्लियर? ठीक। तो आपको यहां पर क्या क्या क्वेश्चन के आंसर में लिखना चाहिए। एक तो DDT की फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस। एक वो केमिकल सब्सटेंस है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल लिस्ट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, डिग्रेड नहीं होता है। उसके बाद आप एक अलग से पॉइंट डालकर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि केमिकल्स की कंसंट्रेशन का हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इंक्रीज होते जाना, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने लेक में स्प्रे करा दिया, ठीक, स्मॉल लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है जब उसको कंज्यूम किया जाएगा किसी बड़े लेवल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, फिर उसको कोई और कंज्यूम करेगा, तो इस तरह से क्या होता है, बॉडी में मटेरियल जब एंटर करेगा तो मटेरियल डाइजेस्ट हुआ, लेकिन जो उसके बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंस था, है ना, वो डिग्रेड नहीं होगा। तो वो केमिकल सब्सटेंस क्या होगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, हर एक फूड लेवल के अकॉर्डिंग जो केमिकल की परसेंटेज होती है वो बढ़ती चली जाती है फूड चेन में स्पेशली, ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल भी दिया हुआ है आपको। क्लियर? और तीसरे पॉइंट में आप क्या डालेंगे कि हॉक एक वो टॉप ऑर्गेनिज्म है इस फूड चेन का जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलेगी, सबसे ज्यादा केमिकल मिलेगा। कौन सा केमिकल? DDT, जिसका स्प्रे कराया गया था, ठीक है। अब याद रखना यहां पर फर्स्ट जो स्टेप है फूड चेन का वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लैंकटन। ये भी चीज आपको याद रखनी है। सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, तो 4 आपको यहां पर ट्रॉफिक लेवल दिए हुए हैं, इस चीज को याद रखना है। 5 ट्रॉफिक लेवल नहीं है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट को ट्रॉफिक लेवल कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया जो आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसी के ऑप्शन में आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में आपको एक फूड चेन गिवन है, ग्रीन प्लांट, डियर और टाइगर। टाइगर डियर को खा रहा है, डियर हरे पत्तियों को खा रहा है, ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर 2 तरह के एरो डले हुए हैं, एक ऊपर की तरफ वर्टिकल एरो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, और एक एरो हॉरिजॉन्टल है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, 3 वर्टिकल एरोज और 2 हॉरिजॉन्टल एरोज विच रिप्रेजेंट मोर एनर्जी। तो दोनों केसेस में आपको बताना है कि कौन ज्यादा एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर। तो बी और डी में कंपेयर करना है, ए, सी और ई इसमें कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक एग्जांपल तैयार करना होगा। मान लेते हैं कि सन से जो सोलर रेडिएशन है, ठीक है, वो फॉल डाउन हो रहे हैं ग्रीन प्लांट्स पर। अब जितनी भी एनर्जी आ रही है उसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं, 10,000 जूल, जूल में होती है एनर्जी, यूनिट है ना। तो 10,000 जूल एनर्जी आ रही थी, लेकिन प्लांट कितना एब्जॉर्ब करेंगे, सिर्फ 1%। अब 10,000 जूल का अगर आप 1% निकालते हैं तो कितना आता है, 100 जूल, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, आपको पता है परसेंट निकालना। तो 100 जूल एनर्जी है प्लांट के पास। आगे कितनी ट्रांसफर होगी वो आपको पता है, 10% का रूल होता है ना एनर्जी ट्रांसमिशन में, जो भी ट्रॉफिक लेवल होते हैं उसके में। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 10 जूल। आगे फिर
1 जूल एनर्जी। तो अब सोचने वाली बात, यहां पर 1% है, आगे सब जगह 10-10% है, तो 1% इसने एब्जॉर्ब की, बाकी 99% कहां गई? एनवायरमेंट में ना। तो मैक्सिमम लॉस कितना कर रहा है ये? 99% का। अब आप इससे आगे जब स्टेप पर पहुंचेंगे तो यहां पर डियर वाले स्टेप पर 10 जूल एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी का आपने 1 जूल जो है आगे चला गया है ना, ठीक है। लेकिन बाकी जो लॉस हो रहा है वो 99% नहीं है। सेम ऐसे यहां पर भी देखा जाता है। सबसे ज्यादा लॉस कौन कर रहा है एनर्जी का? ए, सी और ई में से वो है ए सबसे ज्यादा लॉस कर रहा है एनर्जी का, जब आप कंपेयर करेंगे ए, सी और ई में से, ठीक। वर्टिकल एरोज तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई वर्टिकल जो 3 एरोज थे ए, सी और ई, इसमें से ए सबसे ज्यादा लॉस कर रहा है एनर्जी का। वो हमने कैसे देखा? एक एग्जांपल के जरिए कि भाई यहां पर 99% लॉस हो रहा है, पर आगे किसी भी स्टेप पर 99% एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि 10% तो ट्रांसफर ही हो रहा है, तो 99% का लॉस कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एरोज की, ए, बी और डी। इसमें कौन सा ऐसा एरो है जो ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ट्रांसफर का? आप एक बात सोचिए, एनर्जी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? घटती जा रही है ना एनर्जी, तो जाहिर सी बात है ज्यादा ट्रांसमिशन कौन कर रहा होगा एनर्जी का? बी। क्लियर? तो फर्स्ट वाले पार्ट जहां पे वर्टिकल एरोज है उसके लिए आप आंसर क्या डालेंगे? ए। और जहां पर 2 हॉरिजॉन्टल एरोज हैं बी और डी, इसमें आप आंसर क्या डालेंगे? बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चूज एलिमेंट फ्रॉम पीरियड थर्ड। पहले तो आपको थर्ड पीरियड का एग्जांपल सोच लेना है कि भाई थर्ड पीरियड में क्या हमें एलिमेंट्स लिखने होते हैं। थर्ड पीरियड की जब बात आती है ना, तो उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो ये थर्ड पीरियड होता है। ठीक है, पता कैसे चलता है कोई पीरियड थर्ड है, कोई पीरियड सेकंड है या फोर्थ है? वो पता चलता है नंबर ऑफ शेल से। जितनी शेल्स होती हैं उतना ही उसका पीरियड कंसिडर किया जाता है कि भाई वो एलिमेंट उस पीरियड में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि मैग्नीशियम में 3 शेल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो वो थर्ड पीरियड का मेंबर है। क्लियर? तो थर्ड पीरियड में से हमें आंसर सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहां पर 3 क्वेश्चन अराइज किए जा रहे हैं आपसे कि भाई थर्ड पीरियड में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है, ये बात ध्यान रखनी है ना, रीजन के साथ बताना है ये भी चीज। तो तीनों ही पॉइंट्स में आपको 2-2 चीजें कवर करनी है। एक तो वो एलिमेंट जो थर्ड पीरियड में से होना चाहिए, है ना, पर कौन सा एलिमेंट लेंगे उसके लिए आपको ये लाइंस दी हुई हैं, और आपने वो जो सेलेक्ट किया उसका जो रीजन है वो भी आपको साथ में लेना है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। अब डायमंड के लिए जो बेसिक है ना, जो नाम चलता है वो क्या है? कार्बन। कार्बन की जो बेसिक 2 खास प्रॉपर्टी होती हैं उसी से मैच करते हुए दूसरा एलिमेंट लेना है, पर वो एलिमेंट थर्ड पीरियड में से होना चाहिए। तो आप कार्बन जो 14 ग्रुप के अंदर आता है, तो कार्बन के जस्ट नीचे क्या आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन को चेक कीजिए कि ये थर्ड पीरियड में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। तो जब सिलिकॉन की कन्फिगरेशन आप देखेंगे तो 284, क्योंकि 14 उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो सिलिकॉन हमारा एक वो एलिमेंट हुआ, लिख लेते हैं, सिलिकॉन हमारा एक वो एलिमेंट हुआ जो फर्स्ट वाले पार्ट में आंसर में आपको लिखना है। अब सिलिकॉन क्यों लिया हमने? वहां पर आपको प्रॉपर्टी हाईलाइट कर देनी है कि भाई टेट्रावैलेंसी होती है, कैटनेशन पावर होती है। वो ठीक है, कैटनेशन पावर थोड़ा डाउन हो जाती है, कार्बन की तो सबसे ऊपर है ना, टॉप होती है, टॉप लेवल पर। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं 14 ग्रुप में तो कैटनेशन पावर घट जाती है, लेकिन टेट्रावैलेंसी तो सेम रहती है ना। तो यही कारण है जो हमारा यहां पर हमें आंसर लिखना पड़ा कि भाई सिलिकॉन इसमें आएगा। सिलिकॉन ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि थर्ड पीरियड की बात चल रही है ना। वैसे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम भी लिख सकते थे, पर वो थर्ड पीरियड में नहीं आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको काम करना है। सेकेंड पार्ट, सेम वैलेंसी एज लिथियम। सबसे पहले तो आप लिथियम की वैलेंसी सोचिए। लिथियम का सिंबल होता है Li और वैलेंसी होती है +1। ठीक है, तो इसी के सिमिलर कोई दूसरा एलिमेंट, लेकिन वो दूसरा एलिमेंट थर्ड पीरियड में से होना चाहिए। तो लिथियम, सोडियम, नेक्स्ट नंबर। सोडियम थर्ड पीरियड में आ रहा है नहीं, चेक कीजिए फटाफट से। कैसे चेक करते हैं? मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि भाई आप एटॉमिक नंबर सोचिए, सोडियम का 11 होता है, तो 281, तो 3 शेल आ रही है ना, तो इसका मतलब थर्ड पीरियड में। ठीक है, तो सोडियम, इसके लिए आपको आंसर लिखना होगा सोडियम। ठीक है, अब सोडियम को हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका कुछ रीजन दे दीजिए कि भाई ये आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
और जिसके बेस पे जो वैलेंसी होती है वो +1 आती है, और लिथियम की +1 है, सोडियम की +1 है। थर्ड पीरियड में आ रहा है इसलिए हमने इसमें सोडियम को लिया। ठीक है, ये सब चीज़। लास्ट पार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा ये कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो 3 मार्क्स आपको दिलाएगा। वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली जो होती है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है? 16 ग्रुप में। पता कैसे चला? क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है ना। ग्रुप का कैसे पता करते हैं? अगर लास्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो +10 कर देते हैं, मतलब 16। तो 16th ग्रुप का मेंबर है कौन? ऑक्सीजन, 16 ग्रुप। ठीक है, अब 16 ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उससे जस्ट नीचे कौन आता है? सोचिए, लास्ट में 6 होना चाहिए और वो है सल्फर। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए आप आंसर क्या लिखेंगे? सल्फर। अब सल्फर जो है, सल्फर ऑक्साइड भी दिखाता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिखाता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी दिखाता है। ठीक है ना। तो सल्फर हमारा एक वो एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड में भी आ रहा है और साथ में जो है वेरिएबल वैलेंसी पार्ट को भी शो करता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप या तो ऊपर वाला क्वेश्चन ले सकते हैं या फिर नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिव आइसोमर्स फॉर कंपाउंड C4H8। C4H8 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? ठीक है, मल्टीपल स्ट्रक्चर लेकिन फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, है ना। तो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट अलग अलग लेकिन फॉर्मूला सेम रहे। ठीक है, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं? ठीक है, तो साथ में आपको ये भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी C4H8 के लिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जब आइसोमर्स की बात आती है तो आइसोमर्स का मीनिंग हमें क्लियर रखना होता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी दिया हुआ है उसकी क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती हैं। तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर कितना आता है इसके लिए? नंबर 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज हैं C4H8 के लिए। अगर बात की जाती है C4H8 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है ना, तो देखिए आप, मैं यहाँ पर बना देता हूँ उसको। ये 4 कार्बन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है? 4। ठीक है, अब C4H8 आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसे जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर दें ना, कार्बन कंपाउंड के जो जनरल फार्मूले हैं, तो उसके जरिए पता चलता है ये तो जस्ट डबल पे जा रहा है ना, C4 और H8। CnH2n किसका जनरल फार्मूला होता है? एल्कीन का। और एल्कीन का मतलब कि जो कंपाउंड होगा उसमें कहीं पर भी एक जगह डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड में चेंज कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सा है। अब इस कार्बन के पास 4 डॉट होने चाहिए थे, इसके अपने 2 इधर आ गए और बाकी जो 2 हैं उसको हमने इधर लगा दिया। इसके लिए 4 होने चाहिए, 1 2 3, तो 1 आप इधर लगा दीजिए। इसके लिए 4 होने चाहिए, 1 2 3 और 1 4। इसके लिए भी सेम, ये इस तरीके से। तो ये तो हमने कार्बन के डॉट्स में यहाँ पर लगा दिए हैं, लेकिन अब हमें हाइड्रोजन को लगाना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इधर आ गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है, और नेक्स्ट एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक इधर। अब आप इसको काउंट करके देखिए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिर्फ सर्कल के जरिए इसको दिखाना है कि भाई शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का जो सर्कल है उसको कंप्लीट करते हैं इस तरीके से, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए एक से ही शेयर कर रहा है। बस ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन वाले जो सर्कल होंगे उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो कार्बन वाले आप सर्कल कवर करेंगे ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया है, कार्बन के लिए देखते हैं। 1 2 3 4, ये 4 तो इसके खुद के हैं, 2 इधर से शेयर कर रहा है ये, और एक इधर से एक इधर से, तो टोटल 4 अपने और 4 ये सराउंडिंग से। तो ये आपका इस तरीके से कार्बन का सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले के लिए बस ये सर्कल ही थोड़ा ध्यान से बनाने हैं आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बहुत इजीली बना पाएंगे। ठीक है, इस कार्बन के लिए सर्कल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है,
तो सुंदर सी स्ट्रक्चर बन गई है ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है C4H8 के लिए। ठीक है, इसके लिए बाकी आइसोमर्स कितने हैं, 4 है, जो स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी बताता है C4H8 कितनी स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बना सकता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, प्रूव दैट C4H8 और C5H10 आर होमोलोगस। देखिए सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये भी एल्कीन का सदस्य है और ये भी एल्कीन का है। कैसे पता चला, CnH2n जो जनरल फार्मूला होता है उसमें पुट करके आप देख सकते हैं। तो n क्या होता है वहां पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो C4H8, 4 2 8, 5 2 10, बिल्कुल सिंपल। आपको पता है होमोलोगस सीरीज की जब बात करते हैं ना, तो जो सीक्वेंस में स्टेप्स होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम C4H8 में प्लस कर देते हैं CH2 तो कितना बनेगा, C5, ठीक है, और H10, और ये यहां पर मैच कर रहा है। क्लियर। तो ये एक सीधा सा प्रूफ हुआ कि भाई हाँ ये होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग ही स्टेप्स हैं जो सीक्वेंस में आ रहे हैं, है ना। क्लियर, CH2 के बेस पे। बाकी इसका अगर आप मोलर मास वगैरह देखते हैं CH2 का तो 14 बनता है, वो कार्बन का 6 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो मास कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का तो सेम ही रखते हैं, है ना, नीचे 2 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा 1, तो 2 1 2 और 12, तो 12 + 2 मतलब 14, 14 U आ जाएगा, U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, खैर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज मेन जो चीज़ है वो CH2 है। CH2 के बेस पे ही हम होमोलोगस सीरीज को क्लियर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके ऑप्शन में जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं ना, तो उसको क्लियर करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, लेट कंपाउंड A, कोई कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया हुआ है, ये रहा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हमें थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा इसमें, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो ये फिक्स होता है, आपको याद भी आ गया होगा इस वैल्यूज़ को देखकर, है ना, कि कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये। और बाकी अभी रीअरेंज करेंगे पता चल जाएगा। सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन, ये भी एक हिंट है कि भाई वाटर में सोल्यूबल है ना। तो आइडेंटिफाई करना है A, तो सबसे पहले तो उस फॉर्मूले को पहचानना है ये कौन सा फार्मूला है। तो कार्बन को आप पहले अलग अलग करके लिख लीजिए। सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, आपको पता है कार्बन 4 से शेयरिंग करता है ना, ये 4 बॉन्ड बना दिए मैंने, यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया है ना। अब सोचिए अगर मैंने यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया तो बेचारा ऑक्सीजन तो नाराज हो जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए एक हमें हाइड्रोजन को हटाना होगा और ऑक्सीजन लगाना होगा। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन का कहना है मुझे 2 की जरूरत है। कैसे पता चला मुझे कि भाई 2 की जरूरत होती है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सोचिए कितना होता है, 8, तो 8 की कन्फिगरेशन कितनी होगी, 2,6, तो 6 आ रहा है ना लास्ट में, तो इसका मतलब 2 की नीड है शेल ताकि कंप्लीट हो सके। ठीक है, क्योंकि सेकंड शेल का वहां पे जिक्र हो रहा है ऑक्सीजन के केस में, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन वहां पर सिर्फ 6 है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन एक तो कार्बन से शेयर कर लेगा और एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। ठीक है, अब सोचिए जरा आप कि क्या यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। कितने हाइड्रोजन आ रहे थे वहां पे फॉर्मूले में जो दिए हुए हैं, 6, और यहाँ पर भी 6 हैं, 2 कार्बन है 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। तो ये फार्मूला है जो हमें वहां पर इस पैटर्न में दिया हुआ है। इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन है ना, तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, पर ई नहीं लगाएंगे लास्ट में, एन वाला जो ई होता है ना उसको हटा देंगे। क्यों हटाएंगे भाई, OH भी तो है यहाँ पर, OH क्या कर रहा है, OH के लिए भी तो सिंबल यूज करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, ओल, तो इथेनॉल। जब भी आपके पास टाइम होता है तो आप IUPAC पर जो हमारी वीडियोस बनी हुई हैं और IUPAC के टॉपिक को लेकर उसमें करीब 3 या 4 पार्ट मैंने डाले थे, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर क्लास 10 के प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 4 पर जाकर भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। अब ये तो हमने फॉर्मूला पता लगा लिया कि भाई यहाँ पर A क्या है, पहचान लिया हमने, ये कह रहा है ना पहचानो, तो आपने पहचान लिया। ठीक है, गिव नेक्स्ट 2 स्टेप्स अकॉर्डिंग टू HS। HS मतलब होमोलोगस सीरीज, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया था। तो होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और क्लोज करना है। क्लोज कैसे करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं एक बार। इसको आप कार्बन वाले पैटर्न को जोड़ दीजिए, तो C2H5OH ये आ गया वैसे क्लोज करने के बाद। तो इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे अगला स्टेप क्या होगा, C3
CH2 तो जोड़ते हैं ना होमोलोगस सीरीज में, तो C3H7 OH, एक और स्टेप सोच लीजिए आप, C4H9 OH। तो कितने बना सकते हैं आप, पर यहां पर तो क्वेश्चन में जो आपको पूछा जा रहा है कि भाई अगले 2 स्टेप बताने हैं आपको। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9? क्लियर, ये आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 2 प्लांट्स, 2 पी प्लांट। पी प्लांट नाम सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये हेरिडिटी इवोल्यूशन चैप्टर में से लिया गया है। और जब बात आती है हेरिडिटी इवोल्यूशन की और आगे इस तरह का क्रॉस पैटर्न का भी जिक्र किया गया हो, तो आपको तुरंत टॉपिक क्लियर होना चाहिए। मेंडल के द्वारा जो 2 क्रॉस कराए गए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, इन पर भी वीडियोस हमारी जा चुकी है, आप प्लीज उसको एक बार जरूर देखिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए मैं फिलहाल के लिए आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं कि जो मेंडल के द्वारा डायहाइब्रिड क्रॉस किया गया था ना, उसमें रेशो आता है रिजल्ट में 9:3:1, 9:3:1। ठीक है, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन का फाइनल आंसर था, तो वहां पर इस तरह का रेशो जनरेट होता है। ठीक है, अब इस रेशो में जो 9:3:1 है, टोटल करते हैं तो 16 आता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर कंपेयर कराया जा रहा है, मतलब क्रॉस कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये और ये 9 और 1 का जो रेशो वाला पार्ट है, ये नंबर नहीं है कि 9 सीड आएंगे 1 सीड आएगा, तो ये जो नंबर है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है सेम पैटर्न को जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। लेकिन ये जो 2 मिडिल वाले नंबर्स हैं 3 और ये भी 3, ये जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा न्यू कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन में कि भाई 2 पी प्लांट है, राउंड एंड येलो। ठीक है, और इसके लिए रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक, तो राउंड एंड येलो वाले 9 के रेशो में आते हैं, रिंकल्ड और ग्रीन वाले 1 के रेशो में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा जा रहा है कि भाई F2 जो प्रोजेनी है, विच न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज एक्सपेक्टेड, तो कितना आप नंबर एक्सपेक्ट करते हैं नई कॉम्बिनेशन को लेकर। और नई कॉम्बिनेशन हमेशा जो मिडिल वाले नंबर्स हैं इसके जरिए पता चल सकती है, क्योंकि लास्ट में हमें क्वेश्चन में टोटल सीड दिए हुए हैं 160 सीड। अब नई कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगी, उनके लिए हम सिंबल्स यहां से क्या ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, राउंड के साथ येलो, ये तो एक है ही, रिंकल्ड ग्रीन ये भी सेपरेट है। अब नई कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, राउंड के साथ ग्रीन। ठीक है, ग्रीन के लिए सिंबल ये है और राउंड के लिए ये। तो पहली जो पॉसिबिलिटी है राउंड एंड ग्रीन, नंबर अभी हम फाइंड कर लेंगे, तो क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बताना तो पॉसिबल ही नहीं है, मुझे भी फाइंड करके देखना पड़ेगा और आप उसका तरीका भी देखिए कि कैसे पता करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, राउंड और ग्रीन हो गया है, बाकी येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, अब हमें इनके नंबर्स ढूंढने हैं, कितना नंबर होगा, क्योंकि टोटल सीड कितने हैं 160। इसको पता करने का तरीका क्या होता है, देखिए 9, जो रेशो वाला पैटर्न है इसमें हमेशा x मान के करना होता है, 9x 3x 3x और 1x, सीधा x लिख सकते हैं, बाकी 1 लगा दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। टोटल सीड कितने दिए हैं 160, जो भी नंबर दिया होता है उसको राइट साइड में रख देते हैं। अब इसको टोटल करते हैं तो कितना आएगा 16x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आप यहां पर 10 को पुट करते रहिए, तो अगर हमारे से पूछता कि भाई पेरेंटल वाला जो पार्ट है वहां पर कितने आ रहे हैं वो भी आपको बताने हैं, तो x के प्लेस पर कितना रखेंगे हम 10, तो 90। ठीक है, इस तरीके से प्लस 30 और प्लस 10, तो कितना हो गया 160। आप ऐड करेंगे तो 160 आएगा। अब जो नई कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया ना ये मिडिल वाले जो नंबर्स हैं उसके जरिए पता चलती है, तो नई कॉम्बिनेशन क्या हुई 30 और 30, तो राउंड एंड ग्रीन 30 सीड, येलो और रिंकल्ड 30 सीड। क्लियर, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन इजी है, बात ठीक है, लेकिन आपको ये मेथड जो यहां पर पता चला है
उसको ध्यान रखना है कि कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपसे कहा जा रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया, जो मेन लाइंस हैं उसको नोट कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि भाई कॉस्ट कितनी 3.50, 3.5 पर किलोवाट का चार्ज है। ठीक है, किलोवाट आवर आपको पता है एक कमर्शियल यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस्ट इज इक्वल टू 3.50 पर kWh। अब उसके पास कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई जनरेटर है जो प्रोवाइड कर सकता है 2 किलोवाट पर आवर। अब वो जनरेटर को कितनी देर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, 3 घंटे के लिए। तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसका सिंपल सा तरीका होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, लेकिन ये जो पावर होती है ना वो किलोवाट में होनी चाहिए, टाइम आवर्स में होना चाहिए, और ऐसा ही दिया हुआ है। इसका मतलब इजी है। आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो पावर कितनी 2 और टाइम कितना 3, कितना आंसर आ जाएगा 6, तो 6 kWh। लेकिन जब बात की जाती है ना कॉस्ट की, तो आप इस 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3.50, तो करीब कितना हो जाएगा 6 का हाफ कर देते हैं 50 पैसे के हिसाब से, तो आपका हो जाएगा 3 रुपये, और 6 18, 18 एक हो गया, तो 18 और 3 21, तो 21 रुपीज़ है ना। तो ये हमारे पास कॉस्ट जनरेट हुई है फर्स्ट वाले पार्ट में जो उन्होंने पूछा था। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि कोई स्टूडेंट है, कोई एक व्यक्ति है, और जो बॉईल कर रहा है पानी को इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करके। ठीक है, 20 मिनट का उसे समय लग जाता है, लेकिन वो चाहता है कम करना ताकि बॉइलिंग टाइम थोड़ा कम लगे और वो बाकी किसी और काम को भी कर सके, मतलब 20 मिनट से कम हो जाए टाइम किसी तरीके से। तो अब वो सोच रहा है कि भाई डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए लेंथ ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट, तो हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, और एक और फार्मूला V इज इक्वल टू I डिवाइड बाय R। ठीक है, ओम्स लगे बेस पे। तो देखिए क्या होता है कि पावर अगर V कांस्टेंट है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं ना, रेजिस्टेंस रिड्यूस कब होगा, जब लेंथ रिड्यूस होगी। ठीक है, तो लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो पावर यहाँ पर ज़्यादा देखी जाएगी, और पावर ज़्यादा होगी तभी हमारे पास जो हीटिंग एलिमेंट है वो अच्छे से काम कर पाएगा, और टाइम फैक्टर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 20 मिनट से थोड़ा कम समय लगेगा। बाकी आप आर के जरिए यहाँ पर भी रिलेशन देख सकते हैं कि आर और करंट में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आर कम तो करंट ज़्यादा। ठीक है, तो करंट ज़्यादा आएगा तो वहाँ पर उसका अपना टारगेट जो है पूरा हो पाएगा। उस बचेगा कि भाई कम समय लगे, 20 मिनट से थोड़ा कम समय लगे पानी को बॉयल करने में। क्लियर, तो यहाँ पर आर को रिड्यूस करना है, मतलब लेंथ को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो डिक्रीज इन लेंथ यहाँ पर सही आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे से पूछ रहा है कि भाई R1 की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। सर्किट डायग्राम आपके सामने है, ये एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू दी हुई है 2A, मतलब 2 वैल्यू दी हुई है। ये 6 ओम, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, R1 ओम जो हमें फाइंड करना है, 10 ओम, ये 5 ओम, ये 6 ओम। अब आप ये तो समझ पा रहे होंगे इस डायग्राम को देखकर कि भाई ये जो 3 है ना रेजिस्टेंस, ये क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, और ये सीरीज में है। पहले हम क्या करने वाले हैं कि पैरेलल वाले जो रेजिस्टेंस इनका आंसर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और उसके बाद 6 और 6 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इस टोटल के लिए वोल्टेज आपको दी हुई है, पोटेंशियल दिया हुआ है, और करंट भी दिया हुआ है, तो एक हम इससे कैलकुलेट करेंगे टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उन दोनों को इक्विवेलेट करेंगे और फिर हम R1 को निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं हम इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/RP। फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, 1/R1 + 1/R2, इस तरीके से 1/R1 + 1/10 + 1/5। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/RP इज इक्वल टू में आप कैसे भी कर सकते हैं, देखिए वो आपका अपना एक तरीका होता है सॉल्व करने का, बाकी मैं इसको अलग करके कर देता हूँ। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा 50 और 5 + 10, ठीक। कभी भी न्यूमेरिकल आप कोई भी करते हैं ना तो उसमें जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिए पर ज़्यादा जल्दी मत करना। तो R1 प्लस कितना हो जाएगा ये 15/50, ठीक है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई के बेस पे कर दिया है, आप एलसीएम जैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से 5 3 15 और 10 50, तो 3/10 आ गया। तो 1/RP इज इक्वल टू में कितना आ गया 3/10। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 + 3R1 होल डिवाइड बाय R1 10, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इसमें ऐड कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लेना, R1 10 और डिवाइड बाय 10 + 3R1 + 12। ये 12 कहाँ से आया 6 और 6, ये तो सीरीज है ना, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कह दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी पार्ट इधर ले लेते हैं। अब हमें पता है यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, चलिए इसको यहाँ पर साइड में लेते हैं, है ना, फिर दोनों के इक्विवेलेंट करेंगे, उधर कर लेंगे। तो फार्मूला आपको मालूम है ओम्स लॉ के बेस पे, ठीक है। तो V कितना दिया हमें 30, I कितना दिया हुआ है 2, R हमें पता नहीं है, फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो R इज इक्वल टू 15, ये भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, लिख लीजिए आप इसको। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर लिख लेना आप इसको, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कितना आ जाएगा R1 10 होल डिवाइड बाय 10 + 3R1 + 12 इज इक्वल टू 15। इसमें रिड्यूस कर देना इधर ले जाकर, तो कितना हो जाएगा R1 10, तो कितना हो जाएगा R1 10 इज इक्वल टू में, ये तो कितना बचा 15 में से 12 जाएंगे तो कितना बचता है 3। बाकी ये मल्टीप्लाई में जाएगा नीचे वाला सेट, क्योंकि कोई चीज़ अगर डिवाइड बाय होती है LHS में तो राइट साइड में जाकर कैसे हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो 10 + 3R1, तो R1 10 इज इक्वल टू 30 + 3 3 = 9 और आपका ये R1, इसको आप इधर लाएंगे तो 10R1 में से 9R1 आप रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका R1, ठीक है, इज इक्वल टू में 30 ओम। तो ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई है जो हमारे से फाइंड करने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई गैस कोई A, उसका सिंबल डाल दिया गया, फाउंड इन अ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस पाई जाती है अपर लेयर में स्पेशली, जो डेडली पॉइजन है, एक जहर का काम करती है ना, बट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग्स, लेकिन सभी लिविंग के लिए ज़रूरी भी है। पर कैसे? अमाउंट ऑफ दिस स्टार डिक्लाइन फ्रॉम 1980 से इसका रिडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है और कुछ जगह पर होल भी क्रिएट हो गया है। होल हालांकि इन्होंने नाम दिया नहीं है क्वेश्चन में, वो मैंने ही आपको अपने आप से बताया, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करना है कैसे, वो आप समझ गए होंगे। ओजोन लेयर की बात चल रही है, ओजोन लेयर में जो ओजोन है उसका फार्मूला क्या होता है O3, ठीक है। साथ में आपको इसका प्रोडक्शन भी बताना है कि कैसे ये गैस अपर लेयर में बनती है, जनरेट कैसे होती है। तो देखिए इसके लिए ये वैसे तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऑक्सीजन गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है सिंगल O, ठीक है। अगर आपने 2 लगाया है नीचे, डायटोमिक फॉर्म दे रहे हैं आप उसको गैस को, तो वो क्या बन जाएगा ऑक्सीजन गैस O2। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल O। तो जब ये रिएक्शन करते हैं यूवी रेज की प्रेजेंस में ना, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, तो O3 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। अब देखिए ये जो सिंबल है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई O3 फिर से टूटकर नेसेंट ऑक्सीजन और O2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बैलेंसिंग बनी हुई है कि O2 + O O3, और O3 के ब्रेक होने से क्या होगा, ओजोन के ब्रेक होने से क्या होगा O + O2। ये बैलेंस है तो ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है काफ़ी समय पहले से कि भाई ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। अब डिस्टर्ब क्यों हुआ है
स्पेशली CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, या एक और कंपाउंड भी सुनने में आता है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन फॉर्मेशन और ओजोन मॉलिक्यूल के टूटने के बीच में जो बैलेंस था, वो बैलेंस जो डिस्टर्ब हुआ है ना, उसके लिए बेसिक से यहाँ पर जो नाम आते हैं वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेन तो यही है। बाकी एक दूसरा नाम भी सुनने में आता है, वो है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। इनका ग्राउंड सरफेस पर इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेंट गैसेस के तौर पर, कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ्रिज में और AC में कर दिए। कंपनी ने इसका अल्टरनेट भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, पर फिर भी जो ओजोन है उसका डिप्लीशन स्टार्ट हो चुका है काफ़ी समय पहले से, और बेसिक कारण उसका यही है। ठीक है, अब बात ये कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, जो यहाँ पर गैस आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं ना, जो डेडली पॉइजन है, वो कौन सी गैस है, ओजोन। सेकेंड पॉइंट में आपको ये लिखना है। और थर्ड पॉइंट कि भाई ये एसेंशियल क्यों है। मेन बात ये आती है कि हमारे लिए एसेंशियल क्यों कहा जा रहा है इसको, जब ये पॉइजनस गैस है ना। पॉइजनस क्यों, क्योंकि अगर ग्राउंड सरफेस के नियर बाई ये गैस बनती है, O3 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन अगर सर्टेन डिस्टेंस पर, मतलब अपर लेयर में ये ओजोन मॉलिक्यूल बने होंगे तो हमारे लिए प्रोटेक्शन का कारण बनेंगे। पर ऐसा क्यों, कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, जो यूवी रेज होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, वो हमारी ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुंचते हैं ओजोन मॉलिक्यूल के होने की वजह से। ठीक है, ओजोन एज अ शील्ड के तौर पर, एक ब्लैंकेट के तरह से काम आती है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। लेकिन अगर ओजोन मॉलिक्यूल नहीं होंगे अपर एटमॉस्फेयर में या अपर लेयर्स में, तो होगा क्या, यूवी रेज नीचे आएंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में ये समझा कि ज़रूरी क्यों है ओजोन गैस हमारे लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि केस स्टडी में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास 2022 में, जो आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम होने वाला है, उसके पैटर्न के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि भाई साहिल कोई व्यक्ति है और वो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स के बीच। ठीक है, हेरिडिटी एवोल्यूशन से लिया गया, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पूछा गया आपसे कि व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन्स इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, है ना। इनके सिंबल्स क्या होते हैं, कैपिटल T, स्मॉल t, ये टॉल प्लांट के लिए, ठीक है, और ये ड्वार्फ प्लांट के लिए। ठीक, तो अब पूछा जा रहा है कि क्या सेट होगा F1 जनरेशन में। तो जब आपको मालूम है, आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जरूर देखा होगा, और बाकी इस पर भी हमारी वीडियो जा चुकी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर। तो आप हेरिडिटी इवोल्यूशन जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसकी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहां पर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर एक वीडियो मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो जब हम इसकी F1 जनरेशन देखते हैं ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो कितना रिजल्ट आता है, ये आता है कैपिटल T स्मॉल t। हालांकि यहाँ पे नाम ड्वार्फ का नहीं चलता है, वो आपको पता है ना, मेंडल के 3 जो लॉज हैं। तो कैपिटल T स्मॉल t, तो कैपिटल T स्मॉल t में जो नाम जनरेट करेंगे आप F1 जनरेशन में, तो क्या दिखाएंगे, टॉल प्लांट। ठीक है, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट जनरेशन में आपको पता है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक है, तो यहां पर सेट ऑफ जीन्स क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t। क्लियर, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई टॉल प्लांट ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन। देखिए मेंडल जो हमारे एक महान साइंटिस्ट थे, उनके जरिए 3 नियम दिए गए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, दोज कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड द डोमिनेंट कैरेक्टर। उनके जरिए बताया गया, फर्स्ट रूल में उन्होंने समझाया कि भाई जो भी कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं वो कैसे कैरेक्टर होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर जो नाम आता है वो टॉल प्लांट आता है। ड्वार्फ एक रेसेसिव कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है फर्स्ट जनरेशन में। क्लियर, तो ये आपको चीज बतानी होगी सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट नंबर C, व्हेन F1 प्लांट सेल्फ पॉलिनेट। जब आप F1 जनरेशन में जो आंसर आता है ना, जैसे मैंने यहां पर लिखा भी है, कैपिटल T है ना, को क्रॉस किया आपने, कैपिटल T को स्मॉल t से क्रॉस कराया तो रिजल्ट आया कैपिटल T स्मॉल t। फिर जब आप कैपिटल T स्मॉल t का आपस में क्रॉस कराते हैं तो इसके जरिए जो रिजल्ट आता है, आपको याद आ रहा होगा 3:1 होता है ना।
उसी पर बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। सारे क्वेश्चन इस पूरे सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सभी सिलेबस में से ही उठाए गए हैं, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि आप सिलेबस पहले अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मानो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही नहीं पता है, प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो फिर इस क्वेश्चन का एक ही तरीका है, इसको रटना पड़ेगा, जो सही नहीं है साइंस के आधार पर। ठीक है, चलिए खैर आप समझ गए होंगे कि हमें टॉपिक्स जरूर पढ़ने चाहिए, है ना। तो जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3:1, है ना, मोनोहाइब्रिड का जो रिजल्ट होता है F2 जनरेशन का। तो टोटल नंबर कितने दिए हमें 800। निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि शॉर्ट कितने होंगे और ड्वार्फ वाले कितने होंगे ये पूछा जा रहा है, तो इसको x करके आपको ऐड करना होता है। 3x + 1x = 800, 4x = 800, x = 4 × 8 200। अब इस x की वैल्यू को आप यहां पर और यहां पर पुट कर दीजिए, कितना आएगा 600 + 200 = 800। जो 3 नंबर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, डोमिनेंट पार्ट को। ठीक है, तो ये आपके पास डोमिनेंट और ये रेसेसिव। तो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट आपने नंबर बता दिए यहाँ पर कि भाई कैसे तरीका था, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई हो सकता है 800 के बदले कुछ और नंबर दिया हो, लेकिन मेथड यही रहेगा। तो इस तरीके से टोटल अगर आपको प्लांट दिए हुए हैं तो उसमें शॉर्ट और टॉल वाले नंबरिंग को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ना। ये एक स्प्रिंग है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर आपको पता है एक वो डिवाइस होता है जो माइनर वैल्यू को भी डिटेक्ट कर लेता है करंट की। ठीक है, इसलिए इसे डिटेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है कि भाई करंट अगर माइनर वैल्यू में तो एमीटर रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन ये डिवाइस रीड कर सकता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर। ये एक मैग्नेट लगी हुई है जिसमें 2 पोल N और S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर एक कॉइल जनरेट किया हुआ है, वायर को टर्न दिए हुए हैं इस मैग्नेट के ऊपर। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया गया है कॉइल का जिससे कि मैग्नेट फ्रीली अंदर और बाहर मूव कर सके। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो किस प्रिंसिपल को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बताना क्या चाह रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इसके लिए एक नाम आता है, फॉर्म में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट होती है, अगर आप किसी कॉइल, है ना, जिस कॉइल का कोई कनेक्शन नहीं है बैटरी से, सिर्फ आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है वो भी डिटेक्शन के लिए। ठीक है, स्पेशली साउथ पोल मैग्नेट का जो मूव करता है किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, तो वहां पर क्या होता है फ्लक्स में चेंज आता है। फ्लक्स क्या होता है, एक एरिया होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और जितना ज़्यादा आप फ्लक्स में चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए भी हमें पता चलता है। ये एक सेपरेट टॉपिक है। यहाँ पर जो आपको प्रिंसिपल का नाम डालना है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI शॉर्ट में। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सेकेंड पार्ट, व्हाट ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेट स्टार्ट ऑसिलेट थ्रू द कॉइल। जब आप किसी मैग्नेट को, स्पेशली नॉर्थ पोल अंदर की तरफ है कॉइल के और नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो बाहर की तरफ है, अगर मैग्नेट बाहर की तरफ निकलती है इस कॉइल से, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसकी निडल राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर इसको, अगर मैग्नेट आउटवर्ड मूव कर रही है तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट साइड। लेकिन अगर मैग्नेट अंदर मूव कर रही है, इनवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। मैग्नेट अगर कॉइल के अंदर की तरफ मूव कर रही है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी राइट साइड पर। डिफ्लेक्ट क्यों होगी, क्योंकि ये जो कॉइल है ना, ये जो कंडक्टिंग वायर है, इस वायर में करंट जनरेट हो जाएगा, और इस वायर में जो करंट जनरेट हुआ है, तो ये जो इस वायर में करंट जनरेट हुआ है, इसको एक नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड करंट। अब देखिए आप
मेन जो हमारे पास प्रिंसिपल है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो रहा है ना, वो क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में हमें यही पता चलता है, इस स्टेटमेंट में हमें यही पता चलता है कि आप किसी भी तरीके से मैग्नेट का अंदर मूवमेंट करा रहे हैं किसी कॉइल में या बाहर की साइड ले जा रहे हैं उसको कॉइल से, तो फ्लक्स में चेंज आता है। और फ्लक्स क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल एरिया होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है, बस मैग्नेट के मूवमेंट कराने की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस आता है, और वो जो डिस्टर्बेंस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इंड्यूस्ड करंट के लिए। क्लियर? तो इनवर्ड मूवमेंट पर डिफ्लेक्शन कैसा होगा और आउटवर्ड मूवमेंट पर डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये आपको पॉइंट्स यहां पर याद रखने हैं। और लास्ट पॉइंट में आपसे यही चीज पूछी जा रही है कि इनवर्ड और आउटवर्ड कंडीशन में डिफ्लेक्शन जो होगा गैल्वेनोमीटर की निडल का वो किस तरफ होगा। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो सीबीएसई सैंपल पेपर में आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सेम ही मैच करे, पर सेम लॉजिक पर आधारित हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि एक सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर ज़रूर पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।